Hey everyone, welcome back to the Layman Way and welcome to this new lecture on calendars and dates. ठीक है, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कैलेंडर्स के प्रॉब्लम्स देखते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने कंसेप्ट्स को समझा था. आई होप सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं. तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. और आगे बढ़ने से पहले आई होप जो ऑड डेज़ वाले कंसेप्ट हैं एटलीस्ट वो आपके क्लियर हैं. ऑड डेज़ कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, भाई 7 से डिवाइड करो और तब तक डिवाइड करते रहो जब तक रिमाइंडर जो है वो 7 से कम ना आ जाए, है ना. तो जो भी 7 से कम रिमाइंडर आता है दैट इज़ अ ऑड डेज. उसके बाद हमने सेंचुरी के भी कंसेप्ट देखे थे कि भाई 100 सेंचुरी में 100 ईयर्स में जो सेंचुरी होती है उसमें 5 ऑड डेज होते हैं. 200 जो ईयर्स होते हैं उसमें कितने होते हैं, 3 ऑड डेज होते हैं. उसके बाद 300 जो होती है 300 साल होते हैं उसमें एक ऑड डे होता है. और जो पहले जो 400 साल होते हैं उसमें एक भी ऑड डे नहीं होता है. करेक्ट, ये हमने सब देखा था. उसके बाद मैंने ये भी बताया था आपको कि जो भी सेंचुरी 400 से डिविजिबल होती है जैसे 1600 दैट इज़ अ लीप सेंचुरी, है ना. दैट इज़ अ लीप सेंचुरी, ये लीप ईयर होता है. तो इसमें हम एक ऐड कर देते हैं, जो भी लीप ईयर होता है उसमें हम एक दिन ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा, है ना. ये सब हमने देखा था. उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जो फर्स्ट एडी है दैट इज़ मंडे. ये मंडे बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये मंडे से स्टार्ट होता है और फिर हम इस टाइप से कर सकते हैं क्वेश्चन. ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है. पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट वाज अ डे ऑफ द वीक ऑन 17 जून 1998. तो 17 जून 1998 को कौन सा दिन था. ठीक है, तो आपको याद होगा हमने 5 जून वाला क्वेश्चन किया था कि भाई 5 जून 2006 को कौन सी डेट है. क्योंकि हमने ये मान लिया था कि 5 जून जिस दिन हम पेपर दे रहे हैं 5 जून 2022 उस दिन संडे है. तो ये हमको डेट पता थी, यहाँ से रेफरेंस लेके हमने ये निकाल दिया था. इसमें भी आप वैसे कर सकते हो बट वो लंबा पड़ जाएगा क्योंकि 1998 है ना. तो 7 साल और पीछे आपको ज़बरदस्ती 8 साल पीछे जाना पड़ेगा, है ना. तो वैसे भी कर सकते हो और वो ऑप्शन तो हमेशा है ही. बट एक और डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है जो हमेशा आपके पास रहता है कि आपको ये पता है कि जो फर्स्ट एडी है दैट इज़ मंडे. ये जो फर्स्ट एडी है दैट इज़ मंडे, है ना. और हमको ये पता है कि जो 400 साल के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, जो भी 400 साल के मल्टीपल्स होंगे उन सब में 0 ऑड डेज होंगे, है ना. यही हमने देखा था 0 ऑड डेज होंगे क्योंकि 400 साल में 0 ऑड डेज होते हैं. तो जो भी 400 के मल्टीपल होंगे उन सब में कितने ऑड डेज होंगे, 0 ऑड डेज होंगे, है ना. इसका मतलब इसके आसपास ऐसा कुछ है क्या, 2000 है ना. इसके आसपास क्या है, 2000 है. तो 2000 400 से डिविजिबल है, करेक्ट. 2000 अगर 400 से डिविजिबल है तो कितना आ जाएगा, ये 4 5 20, करेक्ट. 2000 अगर 400 से डिविजिबल है तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 4 5 20, है ना. इसका मतलब ये है कि जो 200th ईयर है, 2000 ईयर है सॉरी, ये एक लीप ईयर भी है, ये लीप ईयर भी है और एक 400 का मल्टीपल भी है. इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि पहले जो 2000 साल है उसमें कितने ऑड डेज हैं, उसमें 0 ऑड डेज हैं, है ना. कितने ऑड डेज हैं, 0 ऑड डेज हैं. क्यों, क्योंकि ये 400 का मल्टीपल है. जितने भी 400 के मल्टीपल्स आएंगे वो उसमें 0 ऑड डेज होंगे. जैसे 400 हो गया, है ना, 1200 हो गया, तो पहले 1200 साल में भी 0 ऑड डेज होंगे. ठीक है, समझ में आ गया. क्योंकि हर 400 साल में क्या है, 0 ऑड डेज आ रहे हैं, है ना. तो हमको ये चीज़ पता चल गई कि भाई जो 200th ईयर है ये एक लीप ईयर है. ठीक है, और जो फर्स्ट से लेकर 31 दिसंबर 2000 तक, है ना, 1 से लेकर 31 दिसंबर 2000 तक कितने ऑड डेज हैं टोटल मिला के, 0. यहाँ से यहाँ तक 0 ऑड डेज हैं, है ना. यही तो मतलब है. इसका मतलब अगर ये मंडे से स्टार्ट होता है जो हमको पता है तो ये किससे एंड होगा, संडे से, है ना. क्यों, क्योंकि ये पूरा हफ्ता आएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे. तो संडे से बेसिकली खत्म होगा क्योंकि ऑड डेज है ही नहीं, ऑड डेज 0 है. अगर ऑड डेज होते तो फिर हम एडिशनल 1 करते, तो फिर यहाँ पे हम मंडे से स्टार्ट करते हैं ना. पर ऑड डेज तो है ही नहीं, तो इसका मतलब 31 दिसंबर 2000 क्या है, ये एक संडे है. ठीक है, अब हमको एक इन्फॉर्मेशन ये पता चल गई कि क्या पता चल गई कि 31 दिसंबर जो है 31 दिसंबर 2000 क्या है, ये संडे है बेसिकली. ठीक है, इसका मतलब ये जो ईयर है जो यहाँ जो इससे स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ 1 जनवरी 2000, ये जो ईयर है ये क्या होगा, ये किससे स्टार्ट होगा. अब आप बोलोगे ये स्टार्ट होगा कैसे, निकालोगे कि ये एक लीप ईयर है हमको मालूम है, और लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, है ना. नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, करेक्ट. तो ये संडे कैसे आया होगा फाइनल दिन में, इसके पहले 2 दिन हुए होंगे संडे और सैटरडे, है ना. यही 2 ऑड डेज हुए होंगे, है ना. इसके पहले जो आया होगा दैट इज़ फ्राइडे, है ना. यही तो हुआ होगा ना.
फ्राइडे इसके ऊपर क्या आया होगा, रुक जाओ बताते हैं। फ्राइडे इसके ऊपर क्या आया होगा, फ्राइडे से ऊपर आया होगा आपका थर्सडे, फ्राइडे थर्सडे, फिर वेडनेसडे, और उसके ऊपर ट्यूसडे, और फिर क्या आया होगा, मंडे आया होगा। 1 2 3 4 5, मंडे के ऊपर संडे, और फिर सैटरडे। ठीक है, समझ आया? यही दिन है ना बेसिकली, यही दिन से जो स्टार्ट होता है, यही दिन तो यहाँ पे आया होगा, है ना। ये पूरा जब कंप्लीट हो गया, पूरा हफ्ता कंप्लीट हो गया, ये पूरा हफ्ता, तो उसके बाद सैटरडे आया और फिर संडे आया, तभी ऐसे आया होगा 31, क्योंकि 2 ऑड डेज है ना। तो ये बेसिकली 1 जनवरी किससे स्टार्ट हुआ होगा, 1 जनवरी स्टार्ट हुआ होगा सैटरडे से। समझ में आ रहा है ना क्यों सैटरडे से स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि ये जो सैटरडे से पूरा फ्राइडे तक वाला वीक है, वही बार बार रिपीट हो रहा होगा, और उसके बाद सैटरडे आया होगा और 2 और डेज में संडे आया होगा, सैटरडे और संडे, तो इसीलिए 31 दिसंबर जो है वो संडे होगा, है ना। तो इसका मतलब 1 जनवरी जो 2000 था वो क्या है, वो सैटरडे है। इसके पहले वाला दिन क्या है, 31 दिसंबर 1999, ये क्या होगा, ये इससे एक दिन पहले वाला होगा, दैट इज़ फ्राइडे। ये तो नॉर्मल साल है, इसका मतलब इसका जो 1 जनवरी होगा, इसका जो 1 जनवरी 1999 होगा, वो किससे स्टार्ट हुआ होगा, किससे स्टार्ट हुआ होगा, अरे भाई इसी से स्टार्ट हुआ होगा, फ्राइडे से स्टार्ट हुआ होगा ना, क्योंकि एक ही ऑड डे है, ये फ्राइडे से स्टार्ट हुआ होगा, फ्राइडे से लेकर थर्सडे तक आया होगा, है ना। फिर ऐसे कर करके सारे वीक रिपीट हुए होंगे, और फिर एक ऑड डे एक्स्ट्रा आ गया होगा, वही फ्राइडे है ना। ये फ्राइडे से स्टार्ट हुआ होगा। और सेम चीज़ हम तो करते ही हैं ना कि भाई जब हम एक साल से दूसरे साल तक जाते हैं तो क्या होता है, एक दिन आगे बढ़ जाता है। तो ये अगर फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है तो अगला वाला सैटरडे से स्टार्ट होगा, है ना। और अगर ये सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है तो इसके पहले वाला क्या होगा, इसके पहले वाला फ्राइडे से स्टार्ट हुआ होगा। ऐसे ही इसके पहले वाला साल जो है, दैट इज़ 1 जनवरी 1998, 1 जनवरी 1998 किससे स्टार्ट हुआ होगा, इसके एक दिन पहले, दैट इज़ थर्सडे से स्टार्ट हुआ होगा। सिंपल है, इतना समझ में आ गया। तो हमको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई इस साल के बारे में कि 1 जनवरी जो है इस साल का 1998 का वो क्या है, वो है थर्सडे, है ना। अब हमको क्या निकालना है, हमको 17 जून निकालना है क्या है। तो जनवरी से लेकर 17 जून तक कितने दिन है, हम ये कैलकुलेट करेंगे ताकि हम ऑड डेज निकाल पाएँ। तो जनवरी क्या, कौन कौन से महीने आते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और फिर जून में 17 जून, 17 जून तक है ना। तो कितने दिन हो गए, जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में कितने हो जाएंगे, मार्च में अगेन 31, सॉरी मार्च में अगेन 31 हो जाएंगे, अप्रैल में 30, फिर मई में 31 और जनवरी में 17, टोटल 17 दिन है ना। 31, 28, 31, 30, 31, 17, इसको प्लस करो कितना आएगा, 8 + 1 9 + 1 10, 10 + 8 18, और ये आ जाएगा 3 2 5, 5 3 8, 3 11 और 11 3 11 और 5 16, ये आ जाएगा 168, है ना। 168 टोटल डेज आ गए। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 14 28, 7 4 28। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल है ऑलरेडी, है ना। कोई ऑड डे नहीं है, तो बहुत ही सिंपल हो गया। अगर कोई ऑड डे नहीं है, कोई ऑड डे नहीं है का क्या मतलब है, थर्सडे वाला जो वीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे से लेकर वेडनेसडे तक, है ना, ये वीक ही हमेशा रिपीट होता रहेगा। और 17 जून फाइनली जो डे होगा वो क्या होगा, वो ये आखिरी दिन होगा इस हफ्ते का, दैट इज़ वेडनेसडे। समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, वेडनेसडे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 15 अगस्त 2010। अगेन आप इसको वैसे भी कर सकते हो 5 जून से लेके, है ना। आपको उस दिन पता होगा कि उस दिन संडे है, उस जून से बैकवर्ड जाके भी कर सकते हो, या फिर जो अभी हमने किया उससे भी आप कर सकते हो। आप देख लो किससे छोटा है, 2022 से 2010 12 साल आते हैं, हमको ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा। तो हम किससे करेंगे, हम 2000 से कर लेंगे, क्योंकि हमको पता है जो 2000 वाला अभी तो किया है पीछे क्वेश्चन, जो 31 दिसंबर 2000 था उसका क्या था, उसका संडे था, संडे से एंड हो रहा था। तो उसके अगला साल किससे शुरू होगा, मंडे से शुरू होगा। इसका मतलब जो 2001 है उसकी 1 जनवरी जो है वो किससे स्टार्ट होगी, वो मंडे से स्टार्ट होगी, है ना। 31 दिसंबर 2000 क्या था, संडे था, पीछे हमने देखा ना अभी। तो अब 2001 क्या होगा, 2001 किससे स्टार्ट होगा, मंडे से स्टार्ट होगा। अब इसके बाद 2002 आएगा, फिर 2003 आएगा, ऐसे करते जाओ, 2004 आएगा, 2005 आएगा, 2006 आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 2007 आ जाएगा, फिर 2008 आ जाएगा, 2009 आ जाएगा, और फिर फाइनली आ जाएगा 2010, 1 जनवरी 2010। अब इसमें से लीप ईयर कौन से हैं, एक तो 2004 है, ये 4 से डिविजिबल है, और एक 2008 है, ये 4 से डिविजिबल है। तो हमको यहाँ एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम 2001 से 2002 तक जाएंगे तो ये 2002 किससे स्टार्ट होगा, एक दिन बाद से, दैट इज़ मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे से स्टार्ट होगा।
वैसे ही यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये वेडनेसडे से स्टार्ट होगा, वैसे ही यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये थर्सडे से स्टार्ट होगा, ऐसे ही यहाँ से जाएंगे तो ये फ्राइडे से होना चाहिए था, बट सिंस ये लीप ईयर है तो क्या हो जाएगा, एक दिन आगे बढ़ जाएगा। दैट इज ये फ्राइडे से स्टार्ट होना चाहिए था, बट ये फ्राइडे से स्टार्ट ना होकर किससे हो जाएगा, सैटरडे से स्टार्ट होगा। समझ में आ गया। थर्सडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे। फ्राइडे से स्टार्ट होना चाहिए था, बट सिंस ये लीप ईयर है तो एक दिन एडिशनल ऐड हो जाएगा, तो किससे स्टार्ट होगा, ये सैटरडे से। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये संडे से स्टार्ट होगा, फिर 2006 के बाद संडे, फिर ये मंडे से स्टार्ट होगा, फिर ये ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, फिर ये होना था वेडनेसडे से स्टार्ट, बट सिंस ये लीप ईयर है तो एक दिन हम आगे बढ़ा देंगे तो ये थर्सडे से स्टार्ट होगा। और वैसे ही ये 2010 जो है ये किससे स्टार्ट होगा, फ्राइडे से। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमको ये पता चल गया कि जो 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2010 है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे से। यहाँ से लेकर 15 अगस्त तक कितने दिन हो गए ये हमको निकालना पड़ेगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 15 अगस्त, मतलब 15 डेज अगस्त के। कितना हो जाएगा, 31, 28, 31, 30, 31, 30, फिर 31 और यहाँ पे 15, तो कितने 31 हैं, 1 2 3 4, तो ये हो गया 124 है ना। उसके बाद 30 30 60 60 और 28 88 88 और 15, ठीक है 88 करो और फिर 15 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 5 + 4 9 + 8 17, ठीक है 17, 8 + 2 10 + 2 12, तो ये आ जाएगा 227, ठीक है। तो 227 को फिर हम डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से, क्योंकि हमको वीक निकालना है। तो 7 3 × 21, 2 में से 1 गया 1, दैट इज 17, 7 2 = 14 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो कितने ऑड डेज हो गए, 3 ऑड डेज हो गए। समझ में आ गया, कितने ऑड डेज हो गए, यहाँ पे हमारे क्या है, 3 ऑड डेज आ गए, ठीक है। अब ये स्टार्ट किससे हो रहा था, फ्राइडे से, ठीक है। तो फ्राइडे से अब अगर हम स्टार्ट करेंगे 1 जनवरी को, है ना, और 3 ऑड डेज हैं, तो इसका क्या मतलब है, वो जो 3 ऑड डेज आएंगे उसमें एक फ्राइडे होगा, एक सैटरडे होगा और एक संडे होगा। डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, ये लिखने का ज़रूरत ही नहीं है पूरा हफ्ता, है ना। आपको पता है फ्राइडे से ये स्टार्ट हो रहा है, तो जो ये ऑड डेज होंगे वो किससे स्टार्ट होंगे, वो भी फ्राइडे से स्टार्ट होंगे। तो ये ध्यान रखो, जब भी डेट आप कैलकुलेट कर रहे हो, जो भी डेट से आप कैलकुलेट कर रहे हो, वो डेट जिससे स्टार्ट हो रही है, वो डेट जिस दिन है वहीं से ही ऑड डेज भी स्टार्ट होंगे आपके, है ना। तो जो भी डेट, ये एक और चीज़ याद रख लो, ये देखो हमको सॉल्व करते करते आ गई है शॉर्ट ट्रिक, कि जो भी आप डेट ले रहे हो उस दिन, जो भी दिन है उस दिन, जैसे ये यहाँ पे फ्राइडे है तो उसी दिन से आपके ऑड डेज की नंबरिंग भी स्टार्ट होगी। जैसे यहाँ पे 3 ऑड डेज आए, है ना, तो 1 2 3, तो ये भी ऑड डे इसी से ही स्टार्ट होगा, किससे, इससे, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये नया वीक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्या आ गया, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, तो 15 को क्या हो गया, संडे हो गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया संडे। समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। इट वॉज संडे ऑन 1 जनवरी 2006, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन जनवरी 1 2010। तो ये तो अभी किया है पीछे क्वेश्चन, कि 2006 है हमारे पास, फिर 2007 है, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, 2008 है और फिर 2009 है और फिर 2010 है, ठीक है। तो 2006 किससे स्टार्ट है, संडे से, फिर ये किससे होगा, एक दिन बाद मंडे, फिर ये एक दिन बाद ट्यूसडे, फिर ये एक दिन बाद वेडनेसडे होना था, बट सिंस ये एक लीप ईयर है, 2008 एक लीप ईयर है, तो ये वेडनेसडे से नहीं होगा, किससे होगा, थर्सडे से हो जाएगा, और फिर ये फ्राइडे से हो जाएगा। तो ये किससे स्टार्ट होगा, ये होगा फ्राइडे से स्टार्ट। समझ में आ गया, आगे बढ़ें, फ्राइडे स्टार्ट हो गया, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, इफ 6 मार्च 2005 इज मंडे, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 6 मार्च 2004। तो क्या बोल रहा है कि 6 मार्च 2004 को कौन सा दिन है, ये हमसे ये पूछ रहा है ना। और ये क्या हमको दे क्या रखा है, हमको ये दे रखा है कि 6 मार्च 2005 जो है उस दिन क्या है, उस दिन मंडे है, इस दिन है मंडे, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि ये क्या है, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो साल वाला कंसेप्ट है ना, जो मैंने आपको बताया कि एक साल जब स्टार्ट होता है 1 जनवरी से, है ना, और फिर 31 दिसंबर तक एक साल होता है ना, उसके बाद जो दूसरा साल स्टार्ट होता है, उसका 1 जनवरी आता है, तो वो इसके एक दिन बाद से होता है ना, अगर ये लीप ईयर नहीं है ना, यही समझा था हमने। सेम कंसेप्ट लगता है हर जगह, चाहे वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा हो, चाहे मैं बोलूँ कि यार लेट्स से 19 फेब से स्टार्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो 19 फेब इस साल का से लेकर 18 फेब अगले साल तक का, ये भी एक साल होगा, है ना। इसके बाद जो अगला 19 फेब आएगा वो भी इसी टाइप से पैटर्न फॉलो करेगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो ये स्टार्ट हो रहा है मंडे से और ये लीप ईयर नहीं था, तो
तो ये स्टार्ट होगा ट्यूसडे से, एक दिन बाद से, है ना। तो ये साल जो मैंने आपको बताया वो किसी भी डेट से अगले वाले साल की किसी भी डेट तक जाता है, समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 6 मार्च है, 6 मार्च 2004 है, तो इसका साल मेरे को बताओ कब से कब तक होगा। 6 मार्च से लेकर कब तक होगा, 5 मार्च 2005 तक, है ना। 5 मार्च 2005 तक ये पूरा एक साल होगा, है ना। ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ये हमको बताना है। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 6 मार्च, ये हमको बताना है। और हमको दिया क्या हुआ है कि जो इसके बाद वाला साल आएगा, मतलब ये पूरा एक साल हो गया, तो अगला साल कहाँ से स्टार्ट होगा, 6 मार्च से। 6 मार्च 2005 जो है दैट इज मंडे, है ना। तो हमने देखा था कि ये जिससे भी स्टार्ट होगा उसके एक दिन बाद से ये स्टार्ट होगा, है ना। तो ये किससे स्टार्ट होना चाहिए, संडे से स्टार्ट होना चाहिए, तभी तो मंडे आएगा अगला वाला साल, समझ में आ रहा है ना। तो 6 मार्च कैसे स्टार्ट होगा, मंडे से। अब इसमें बता रहा हूँ मैं गलती कैसे होती है, ये तो हमने देख लिया सिंपल तरीके से। अब गलती कैसे होगी ना, गलती ऐसे होगी कि आप जल्दी जल्दी में क्या करोगे, आप जल्दी जल्दी में या तो यहाँ मंडे ले लोगे और इसका आंसर निकाल लोगे, आपको लगेगा ये मंडे है और अच्छा 6 मार्च 2005 ट्यूसडे से स्टार्ट होगा तो ट्यूसडे मार देते हैं। एक टाइप की गलती ये होती है जल्दी जल्दी करने में, सिली मिस्टेक बता रहा हूँ। और दूसरी क्या गलती हो सकती है आपसे, वो ये हो सकती है दूसरी गलती कि आप क्या करोगे ना, आप ये देखोगे कि यार 2004 तो लीप ईयर है ना। और लीप ईयर में तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है ना, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो एक्चुअली ये मंडे से स्टार्ट, अगर आपने ये इतना कर भी लिया, मान लो कि ये मंडे है, तो इसका मतलब ये लीप ईयर है, तो 2 दिन बाद 2 दिन का गैप आ जाएगा। तो आप सोचोगे कि क्या पता ये सैटरडे से स्टार्ट हो रहा हो, तो एक दिन का गैप आएगा और फिर मंडे आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल ईयर में तो अगले दिन ही आ जाता है, बट लीप ईयर में एक दिन एक और डे और आ जाता है। बट आप ये समझो कि लीप ईयर का कंसेप्ट क्या था। लीप ईयर का कंसेप्ट ये था कि फेब्रवरी में हम एक दिन एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, उस वजह से 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक में 366 डेज होते हैं, समझ में आ रहा है ना। बट यहाँ पे तो फेब्रवरी है ही नहीं ना, यहाँ पे तो हम 6 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं, फेब्रवरी तो पीछे चला गया, समझ में आ रहा है, फेब्रवरी तो पीछे चला गया। तो ये जो 6 मार्च से लेकर अगला 5 मार्च 2005 होगा, इसमें एक ही दिन होगा, मतलब सॉरी इसमें एक ही ऑड डे होगा, समझ में आ रहा है। इसमें कोई लीप ईयर वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। तो लीप ईयर वाला कंसेप्ट आप ये ध्यान रखना कि लीप ईयर वाला जो कंसेप्ट होता है उसमें यही होता है कि फेब्रवरी में एक दिन एक्स्ट्रा ऐड होता है। आप ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसे 2004 है तो वो लीप ईयर है, लीप ईयर 2004 तब होगा जब आप 1 जनवरी से ले रहे हो उस साल को, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 31 दिसंबर जो 2004 है, दैट होल ईयर इज कॉल्ड अ लीप ईयर। जब यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो यहाँ फेब्रवरी को आपने एक्सक्लूड कर दिया है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये अगर दूसरा साल मंडे से स्टार्ट हो रहा है तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, संडे से स्टार्ट होगा, है ना। अगर ऐसा कभी कन्फ्यूजन हो तो और डेज निकाल लो हमेशा कि भाई 6 मार्च से 5 मार्च तक 365 डेज होंगे, साल में 365 डेज होंगे, है ना। और फिर तो 365 में एक ऑड डे होता है, करेक्ट। तो जो यहाँ से स्टार्ट होगा वो ये ऑड डे भी होगा और उसके बाद वाला फिर अगले दिन से स्टार्ट होगा। तो मंडे था, मंडे से है तो इसके पहले क्या आएगा, संडे आएगा, इसका मतलब ये भी क्या संडे से स्टार्ट होगा, सही है, समझ में आ रहा है। तो मतलब बस इतना इसमें आप याद रखो कि जब साल एक साल से दूसरे साल तक जाते हैं, है ना, जैसे मान लो 1 जनवरी है 2005, है ना, इस दिन मंडे है, तो अगला साल किससे स्टार्ट होगा, 1 जनवरी 2006 किससे स्टार्ट होगा, इसके एक दिन बाद से, मंडे के बाद क्या आ जाएगा, ट्यूसडे, तो ये ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, है ना। इस टाइप से ध्यान रखना। अगर ये लीप ईयर नहीं है और यहीं अगर ये वाला साल लीप ईयर है तो क्या हो जाएगा, एक दिन छोड़ देंगे हम, ये ट्यूसडे छोड़ देंगे तो फिर वेडनेसडे से अगला साल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अभी क्या बोल रहा है, ऑन 8 फरवरी 2005 इट वॉज ट्यूसडे, ठीक है। 8 फेब को 2005 को क्या था, 2005 को ट्यूसडे था। तो 8 फेब 2004 को क्या था। अब यहाँ पे आपका लीप ईयर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फरवरी में 29 दिन होंगे, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, 8 फेब 2004 से लेकर 7 फेब 2005 और इसके बाद अगला साल स्टार्ट होगा दैट इज़ 8 फेब से, 8 फेब 2005, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल होंगे कितने दिन, 366 डेज, क्योंकि ये एक लीप ईयर है और फेबररी का जो लीप ईयर है 29 दिन वाला, वो जो एडिशनल एक दिन है जो 29वां दिन है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे आप वो करोगे जो आप पिछले में करने वाले थे, दैट इज़ अगर ये ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है ना, तो अगला साल स्टार्ट होना चाहिए था किससे, वेडनेसडे से, बट ये वेडनेसडे से नहीं होगा क्योंकि एक एडिशनल डे ऐड हो जाएगा।
ट्यूसडे, एक मिनट, इसमें हम ऑड डेज निकालते हैं पहले। ऑड डेज कितने आएंगे? ऑड डेज कुछ गड़बड़ हुआ है क्या हमसे? अच्छा सॉरी, गड़बड़ यहाँ पे हुआ है कि हम 2004 को ट्यूसडे ले रहे हैं, बट 2004 को ट्यूसडे नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी। 8 फेब 2005 को ट्यूसडे है ना, हमने ये गलती करी। 8 फेब 2005 को ट्यूसडे है, तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2005 को ट्यूसडे बोल रहा है, ना कि 2004 को ट्यूसडे बोल रहा है। तो 2005 8 फेब 2005 को ट्यूसडे है, इसका मतलब कि जो भी यहाँ दिन होगा, है ना, उसका एक दिन छोड़ के ट्यूसडे आया होगा, दैट इज़ यहाँ संडे हुआ होगा, है ना। 8 फेब 2004 को संडे हुआ होगा, तभी जाके जो अगला साल है वो ऑलरेडी मंडे से स्टार्ट होना था, बट सिंस ये लीप ईयर है तो मंडे से ना होकर एक दिन बाद से स्टार्ट होगा, दैट इज़ ट्यूसडे से स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो बैकवर्ड हम चले गए, ट्यूसडे से एक दिन छोड़ के जो पहला दिन आएगा दैट इज़ संडे, तो इसका आंसर हो गया संडे। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2005 का दिया हुआ है, ना कि 2004 का। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। द कैलेंडर फॉर द ईयर 2007 विल बी सेम फॉर द ईयर एज। अच्छा, तो 2007 का जो कैलेंडर है वो किसके साथ सेम होगा, ये पूछा है। तो 7 जो है वो नॉन लीप ईयर है, तो जितने भी लीप ईयर हैं वो तो हटा दो, ये हट गया, तो बी तो ऐसे ही हट गया। ठीक है, अब हमको ये निकालना है कि 2007 जो है, ठीक है, अब आपको ऐसे निकालना है कि जो 1 जनवरी 2007 है उसकी डेट 1 जनवरी ऑफ किस में से सेम होगी, क्योंकि वही तो सेम कैलेंडर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब 1 जनवरी 2007 जो है, कुछ भी स्टार्ट हुआ हो, मान लो 1 जनवरी, मैं बोल रहा हूँ 1 जनवरी 2007 लेट से मंडे से स्टार्ट हुआ, तो आपको ऐसा साल निकालना है इन 3 ऑप्शन में से जो फिर मंडे से स्टार्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप सिंपल है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, है ना, ये 7 दिन प्लस कर दोगे तो आ जाएगा, बट बीच में लीप ईयर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या चाहिए इधर। ठीक है, तो 2007 से जब आप 2008 जाओगे तो 2008 कब से स्टार्ट होगा? ट्यूसडे से स्टार्ट होगा। ये अगर मंडे है, फॉर एग्जाम्पल, मैं तो बस एग्जाम्पल मान रहा हूँ, इसमें तो डेट तो पूछा नहीं है, इसमें तो बस ये पूछा है कि ईयर किसका सेम होगा। ईयर उसी का सेम होगा जिसका 1 जनवरी सेम दिन पे आए। तो अगर 2007 का 1 जनवरी मंडे को आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो इनमें से किसका मंडे को आएगा? ठीक है, हमने तो ऐसे ही एग्जाम्पल ले लिया और आ भी जाएगा आंसर, आप देखना। 2008 किससे स्टार्ट होगा? ट्यूसडे से। 2009 किससे स्टार्ट होगा? 2009 किससे स्टार्ट होगा? होना था किससे? वेडनेसडे से, बट वेडनेसडे से नहीं होगा, एक दिन बाद से स्टार्ट होगा, दैट इज थर्सडे से। ऐसे अगर आप करते जाओगे 2010 में फिर आप देखोगे तो ये फ्राइडे से स्टार्ट होगा, 2011 फिर आप देखोगे तो सैटरडे से स्टार्ट होगा, फिर 2012 अगर आप देखोगे तो ये संडे से स्टार्ट होगा, बट फिर 2013 जो है वो किससे होना था? सैटरडे संडे मंडे से होना था, बट मंडे से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2012 एक लीप ईयर है, तो मंडे से ना होकर ये ट्यूसडे को होगा। और फिर 2014 जो है वो किससे होगा? 2014 फिर वेडनेसडे से होगा, फिर 2015 आता है बीच में, तो ये थर्सडे से होगा। आप देखना मंडे कब आ रहा है, ठीक है, मंडे बस देखना कब आ रहा है। 2016 किससे स्टार्ट होगा? 2016 होगा थर्सडे फ्राइडे से। 2017 किससे होगा? 2017 होना था किससे? सैटरडे से, बट सैटरडे से नहीं होगा, किससे होगा? संडे से होगा। फिर 2018 किससे स्टार्ट होगा? मंडे से स्टार्ट होगा। तो फाइनली हमारा 2018 आ गया कि नहीं? जो ये 2007 था जो मंडे से स्टार्ट हो रहा था 1 जनवरी, वही 2018 1 जनवरी मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों का कैलेंडर सेम होगा, 2007 और 2018। अब ये तो हमने पूरा ऐसे कर लिया। आप कैसे कर सकते थे? अगर आपकी प्रैक्टिस सफिशेंट है, अगर आपकी प्रैक्टिस सफिशेंट है तो आप क्या करते? आप ये देखते कि भाई मंडे है, अगर मैंने मंडे माना तो मंडे से ही अगला वाला मेरा जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। तो जो नंबर ऑफ ऑड डेज निकलेंगे बीच में वो ऐसे होने चाहिए कि वो ज़ीरो हैं। समझ में आ रहा है कैसे ज़ीरो हैं? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? 2007 से लेकर कोई भी जो ईयर होगा, जितने भी ऑड डेज आने चाहिए वो क्या होने चाहिए? वो 7 के मल्टीपल्स पे आने चाहिए। अगर आप देखोगे तो 2007 से 2018 जो है, 2007 से 2018 कितने ऑड डे आएंगे आप बता सकते हो मेरे को? 2007 से 2008 जो है एक ऑड डे आएगा, 2008 से 2009 जो है वो क्या आएगा, कितने ऑड डेज आएंगे? तो जितने भी आप माइनस करोगे ना, और फिर आपको देखना पड़ेगा कि लीप ईयर कितने हैं। तो जैसे 7, 8, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, आपको पता है इनमें से लीप ईयर कौन सा है? एक ये है
उसके बाद एक ये है 2, उसके बाद एक 3 है, तो 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे नॉर्मल में। तो 18 माइनस 7 कितना होता है 11, 11 और 3 14, ठीक है। तो 14 7 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कि जो भी ऐसा दिन होगा, समझ में आ रहा है, 14 किसका मल्टीपल है 7 का, तो इसका मतलब 0 ऑड डेज होंगे यहाँ से यहाँ तक 18 तक। तो फिर 18 भी उसी से स्टार्ट होगा जिससे 2007 स्टार्ट हुआ था। समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो, बट अगर जल्दी नहीं हो पा रहा तो वैसे भी कर लो, उससे ज़्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी आएगा, उससे एटलीस्ट आप श्योर हो जाओगे कि हमने कहीं गलती नहीं करी है। समझ में आ रहा है। कभी कभार ऐसे होता है कि ऐसी कैलकुलेशन में आप लीप ईयर लेना भूल जाते हो, तो वहाँ ही आप ख़राब कर देते हो गेम, है ना। अब ये देखते हैं। और ऑन 8 दिसंबर 2007 सैटरडे फॉल्स, तो 8 दिसंबर 2007 को क्या है, 8 दिसंबर 2007 को है सैटरडे, ठीक है। व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज इट ऑन 8 दिसंबर 2006, तो हमको पीछे पूछा है, मतलब कि हमको दिया क्या हुआ है, हमको दिया हुआ है 2007, हमको 2007 दिया हुआ है कि ये सैटरडे है, कौन सा दिन है 8 दिसंबर, और हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है कि 8 दिसंबर ऑफ 2006 कौन सा दिन होगा। तो 8 से लेकर 7 दिसंबर तक ये एक साल होगा हमारा, है ना। तो ये साल जिससे भी स्टार्ट हुआ होगा उसके एक दिन बाद से ये साल स्टार्ट हुआ होगा। तो सैटरडे के एक दिन पहले क्या आता है, फ्राइडे। तो ये अगर फ्राइडे से स्टार्ट हुआ होगा तभी ये जो 8 दिसंबर 2007 है ये सैटरडे होगा, है ना। ये पूरा एक साल है, देख रहे हो ना आप, ये पूरा एक साल है। इसके बाद जो अगला साल आएगा, हमने देखा था ना कि साल, अगर एक साल से आप दूसरे साल पे जाओगे और वो नॉर्मल ईयर है तो एक दिन आगे से स्टार्ट होता है। तो अगर 8 दिसंबर 2006 से लेकर 7 दिसंबर 2005 से, सॉरी 2006 से लेकर 2007, अगर 8 दिसंबर 2006 से लेकर 7 दिसंबर 2007 तक एक साल है, ये अगर फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है, तो अगला वाला जो साल है 8 दिसंबर 2007 ये किससे स्टार्ट होगा, सैटरडे से होगा। तो ये किससे स्टार्ट होगा, फ्राइडे से। आंसर क्या होगा, फ्राइडे, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 1 2007 वॉज मंडे, ठीक है। तो 1 जनवरी जो था 2007 का वो क्या था, दैट वॉज मंडे। वॉट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन 1 जनवरी 2008, ये तो बहुत ही सिंपल है ना, इसमें तो अब क्या ही करें। ये साल है, ये एक साल है, इसके बाद जो अगला साल स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा, अगले एक दिन बाद से, ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, है ना। तो क्या हो गया आंसर, ट्यूसडे, ठीक है। ऐसे थोड़े सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, है ना। तो बस आप ये याद रखना कि एक साल से दूसरे साल तक जाएंगे तो अगला जो साल है वो किससे स्टार्ट होगा, एक दिन बाद से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्लॉक्स के कंसेप्ट को देखते हैं, है ना, कि जो घड़ी घूमती है ना, जो घड़ी घूमती है, ऐसे देखा होगा आपने घड़ी घूमते हुए, है ना। तो ये आपको देखा होगा कि पिछले साल भी ऐसे क्वेश्चन आया था कि जो हैंड वाली है और मिनट वाली है वो कितने टाइम पे 180 डिग्री बनाएगी, 7 से 7:05 के बीच में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो वो हमको देखना है कि वो हम कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। तो आपको पता है मिनट में ये सेकंड वाली होती है, दिस इज आवर और दिस इज मिनट हैंड, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, जो फिजिक्स का कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का, उसको हम इसमें यूज़ करते हैं। अब आप पूछोगे क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी, तो कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है, बट आप पहले बेसिक समझो, है ना। हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें इसकी स्पीड निकालते हैं, इसकी स्पीड निकालते हैं, है ना, और फिर हम कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं चीज़ें। तो मैं आपको पहले एकदम बेसिक से समझाता हूँ कि क्लॉक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम कैसे अप्रोच करते हैं। तो मिनट हैंड की मैं सबसे पहले बात करता हूँ, किसकी, ये वाले मिनट हैंड की, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, मिनट हैंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, मिनट हैंड जब पूरा यहाँ से पूरा एक चक्कर लगा लेती है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब पूरा एक चक्कर लगा लेती है, तो क्या होता है, 1 घंटा हो जाता है ना। समझ में आ रहा है ना, 1 घंटा हो जाता है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जब चक्कर लगा लेती है तो 1 घंटा हो जाता है ना। 1 घंटा मतलब 60 मिनट होता है, वो बाद में देखेंगे। बट जब मिनट हैंड पूरा एक चक्कर लगा लेती है ना, पूरा एक जब ये चक्कर लगा लेती है तो क्या होता है, 1 घंटा हो जाता है, दैट इज 60 मिनट्स। मतलब मिनट हैंड 60 मिनट्स में क्या करती है, मिनट हैंड 60 मिनट्स में पूरा एक चक्कर लगा लेती है, दैट इज 360 डिग्री घूम जाती है ना। यही हुआ ना, जब ये यहाँ से यहाँ तक पूरा घूम जाएगी तो 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, है ना। तो 60 मिनट में ये 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 मिनट में मिनट हैंड कितना डिग्री घूमती है, 6 डिग्री घूमती है। ये समझ में आ गया, समझ में आ गया ना कैसे किया। जब मिनट हैंड पूरा एक चक्कर लगा लेगी, है ना, पूरा एक चक्कर लगा लेगी तो कितने मिनट होंगे, 60 मिनट हो जाएंगे। और 60 मिनट में
360 डिग्री घूम जाएगी, तो डैट इज़ उसका 1 मिनट में कितने डिग्री घूम रही है, 6 डिग्री। ये ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितने डिग्री घूम जाती है, 6 डिग्री। ये हमको याद रखना है कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री घूम जाती है। अब हम आ जाते हैं आवर वाली के ऊपर। जो आवर वाली ये है, आवर वाली जो ये घंटे वाली जो वो है, ये जो छोटी वाली रहती है, वो अगर एक पूरा चक्कर घुमाती है तो क्या मतलब होता है कि 12 घंटे हो गए, है ना, यही मतलब होता है ना। ये जब पूरा एक चक्कर घूम जाती है तो क्या मतलब होता है कि 12 घंटे हो गए। अब 12 घंटे में ये 360 डिग्री कवर करती है ना, तो 1 घंटे में कितना कवर करेगी, 30 डिग्री, ठीक है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में ये 30 डिग्री घूमती है। इसका मतलब 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है, 30/60, दैट इज 0.5 डिग्रीज। समझ में आ गया। ये हो गया आवर हैंड के लिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। क्या दो चीज़ें दिमाग में रखनी है कि जो मिनट हैंड है, दो चीज़ें, एक मिनट हैंड है और एक आवर हैंड है। जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करती है, ठीक है, और जो आवर हैंड है वो 1 मिनट में कितना कवर करती है, 0.5 डिग्री कवर करती है। ये है इनकी स्पीड्स, दैट इज रिलेटिव स्पीड। मतलब रिलेटिव स्पीड नहीं है, ये इनकी स्पीड है कि मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर कर लेती है और जो आवर हैंड है वो 1 मिनट में 0.5 डिग्री कवर कर लेती है, ठीक है। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन आपको कैसे करने रहते हैं, क्वेश्चन आपको ऐसे करने रहते हैं कि आपको ये देखना रहता है कि जैसे आपको एक को रेस्ट पे ले लेना होता है, ठीक है। अब सिंस ये दोनों एक ही साइड, एक ही डायरेक्शन में घूमती हैं, है ना, ये सारी जो सुइयाँ हैं ये सेम डायरेक्शन में घूमती हैं, है ना, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसमें सेम डायरेक्शन में घूमने की वजह से हम इसमें रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट ये होता है कि मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट ए है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बी है और ये इस स्पीड से चल रहा है, ये इस स्पीड से चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक को रेस्ट पे मान लेते हैं और फिर उसको रेस्ट पे लेके, इसको रेस्ट पे लेके जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है ए, उसमें पलट के दूसरी वेलोसिटी लगा देते हैं। मतलब अगर मान लो ये v1 से जा रहा है और ये v2 से जा रहा है और फिर मैंने इसको अगर रेस्ट पे ले लिया, इसको मतलब मैंने थमा दिया, स्टेशनरी कर दिया, तो ये जो ए की स्पीड है दैट इज v1 माइनस v2, उल्टा करके लगा दिया मैंने, है ना। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट। और वही कंसेप्ट इधर भी लगता है मिनट और हैंड में। तो मतलब हम क्या करते हैं, हम मान लो आवर को हमने, आवर वाली जो ये सुई है उसको मैंने रेस्ट पे ले लिया, है ना, जो आवर हैंड है उसको मैंने रेस्ट पे ले लिया, तो मैं क्या करूँगा, ये भी घूम रहा है, एक्चुअली में ये भी घूम रहा है और ये भी घूम रहा है, बट मैंने क्या किया, इसको रेस्ट पे ले लिया और फिर मैंने इसकी जो वेलोसिटी है पलट के इस पे लगा दी। तो एक्चुअली में मिनट हैंड 6 डिग्री से घूम रही थी 1 मिनट में, बट वो अब 6 डिग्री से नहीं घूमेगी, वो अब 1 मिनट में कितना घूमेगी, 6 माइनस 0.5 डिग्रीज, दैट इज 5.5 डिग्रीज ही घूमेगी। इसका बेनिफिट ये होता है कि हम एक्चुअली में पता लगा सकते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में ये जो मिनट हैंड है वो कितने डिग्री घूम रही है, ठीक है। अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा क्लियर होगा, बट ये चीज़ समझ में आ गई। और एक चीज़ और आप देख लो कि जो 0 डिग्री कब एंगल होता है, जब दोनों यहाँ पे आ जाए, दोनों जब 12 पे आ जाती हैं, मतलब जब 12 बजता है, तो जब 12 बजता है तो क्या होता है, दोनों सेम कोइंसाइड करती है ना, तो दोनों 0 डिग्री पे होती हैं। ऐसे ही जब 6 बज रहा होता है तो क्या होता है, दोनों 180 डिग्री पे होती हैं। ये आवर एंड इधर होगी, मिनट एंड इधर होगी, है ना, तो दोनों 180 डिग्री पे होंगी, है ना। ऐसे ही 9 और 3 में होता है, 9 और 3 में भी 1 डिग्री पे होते हैं दोनों, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी है, करेक्ट, समझ में आ गया। ये सब चीज़ें अगर आपको पता चल गई तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके थोड़े नोट्स देख लेते हैं जो आपको पता होने चाहिए। इन 60 मिनट्स द मिनट एंड गेन्स 55 मिनट्स। समझ में आना कैसे हुआ, 60 मिनट में जो मिनट एंड है वो 55 मिनट गेन करती है ऑन द आवर एंड। तो वही है, 1 मिनट में ये 6 डिग्री घूम रही है ना। देखो क्या है, ये वही चीज़ बता रहा है जो मैंने आपको बताई ना कि 1 मिनट में ये 6 डिग्री घूम रही है ना, और आवर एंड जो है वो 1 मिनट में 0.5 डिग्री घूम रही है, तो रिलेटिवली ये 5.5 डिग्री घूम रही है। समझ में आ रहा है, वही ये बोल रहा है कि एक 60 मिनट में, 1 घंटे में बेसिकली जो मिनट हैंड है वो 55 मिनट जो है वो गेन कर जाती है ऑन द आवर, ऑन एन आवर एंड, ठीक है। इन एवरी आवर बोथ द एंड्स कोइंसाइड वंस, तो हर घंटे में ये दोनों सुइयाँ आपस में कोइंसाइड करती हैं। द हैंड्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन व्हेन दे आर कोइंसिडेंट और अपोजिट टू ईच अदर। मतलब जैसे 6 बज रहा है और 12 बज रहा है ना, तो 6 बज रहा है और मतलब 6 और 12, तो जब 6 बज रहा होता है तो क्या होता है, आवर एंड इधर होता है और 12 उधर होता है ना, तो यहाँ पे ये लोग 180 डिग्री पे हैं। व्हेन टू एंड्स आर एट राइट एंगल्स दे आर 15 मिनट्स अपार्ट, तो मतलब पीछे आते हैं, तो जब 3 बज रहा होता है,
जब 3 बज रहा होता है तो क्या होता है, आवर एंड इधर होता है और मिनट एंड इधर होता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, है ना। तो ये आपस में यहाँ से यहाँ तक कितना मिनट है, यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट है ना। तो जब भी ऐसा होता है 90 डिग्री का जब एंगल बन रहा होता है तो आपस में डिस्टेंस कितना होता है, 15 मिनट का, ठीक है। आप तो डिग्रीज़ में बस देखो, डिग्रीज़ में होता है 90 डिग्री, है ना, बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन द हैंड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन दे आर 30 मिनट्स अपार्ट, ठीक है, 30 मिनट्स अपार्ट होते हैं। एंगल ट्रेस बाय आवर एंड इन 12 आवर्स इज 360 डिग्रीज, एंगल ट्रेस बाय मिनट एंड इन 60 मिनट्स इज 360 डिग्रीज, ये मैंने आपको बता दिया। इफ़ अ वॉच, अब इसमें ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि इफ़ अ वॉच और क्लॉक इंडिकेट्स 8:15 व्हेन द करेक्ट टाइम इज 8, इट इज़ सेट टू बी 15 मिनट्स टू फास्ट। मतलब अगर एक्चुअल टाइम 8 है और घड़ी जो है वो 8:15 शो कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो 15 मिनट है ये 15 मिनट आगे है। मैं ये बोलता है ना, एक्चुअल टाइम तो 8 है बट आपकी घड़ी 8:15 दिखा रही है, तो 15 मिनट आगे है ना। तो इसका मतलब होता है कि ये 15 मिनट आगे है। और ऐसे ही अगर 7:45 हो रहा होगा तो क्या बोलेंगे, 15 मिनट स्लो है। अब इसमें एक कंसेप्ट ये भी आते हैं कि जब टाइम गेन हो रहा होता है और टाइम लूज़ हो रहा होता है ना, वो वाले क्वेश्चन हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे करेंगे, वो प्रैक्टिस से ही आएंगे। तो हम एक एक करके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम देखेंगे, है ना। अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, अ वॉच विच गेन्स 5 seconds in 3 minutes was set right at 7 AM. In the afternoon of the same day, when the watch indicated 4:15 o'clock, the true time is. तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, पहले मैं आपको ये कंसेप्ट बता देता हूँ कि क्या होता है गेन का मतलब और क्या होता है लॉस का मतलब, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही कॉमन है और यूपीएससी पूछता भी है, तो इसको समझना हमको ज़रूरी है कि जब वॉच टाइम गेन करती है तो उसका मतलब क्या होता है। तो जैसे ये बोल रहा है ना कि अ वॉच गेन्स 5 seconds in 3 मिनट, तो मतलब एक्चुअली में वो घड़ी 3 मिनट ही मूव करी होगी, है ना। एक्चुअली में जो टाइम है वो 3 मिनट ही हुआ होगा, बट वो जो इनकरेक्ट घड़ी है, जो ये घड़ी है जो इनकरेक्ट वाली है, जो गलत टाइम दिखा रही है, वो 3 मिनट 5 सेकेंड एक्स्ट्रा दिखा रही होगी। मतलब 5 सेकेंड इससे 3 मिनट से एक्स्ट्रा दिखा रही होगी। तो जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक कोई घड़ी है ना, एक कोई घड़ी है, वो 2 घंटे चलती है तो 1 घंटा गेन कर जाती है ना। तो एक्चुअली में 2 घंटे ही टाइम हुआ होगा, बट वो अब कितना दिखा रही होगी, 3 घंटा। समझ में आ रहा है। हो सकता है 9 AM से लेकर 11 AM तक ये गई घड़ी, है ना, तो हुए 2 घंटे। बट ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि हर 2 घंटे में ये जो घड़ी है वो 1 घंटा गेन कर लेती है। 1 घंटा गेन कर लेती है, क्या मतलब है कि एक्चुअली में तो 2 घंटे हुए हैं, है ना, बट वो घड़ी क्या दिखा रही होगी, वो घड़ी दिखा रही होगी कि 3 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप टाइम गेन कर रहे हो। समझ में आ रहा है। एक्चुअली में 2 घंटे हुए हैं, बट घड़ी क्या दिखा रही है, घड़ी दिखा रही है कि 3 घंटा हो गया। दिस इज कॉल्ड गेन। और इसी का उल्टा होता है क्या, लूज। मतलब कि मान लो ये स्टेटमेंट दिया है कि एक घड़ी जो है वो 3 घंटे में 1 घंटा लूज कर देती है ना। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि एक्चुअली में 3 घंटा हुआ होगा, बट वो जो घड़ी है वो इतनी स्लो है कि वो सिर्फ 2 घंटा ही दिखा रही है, ठीक है। एक्चुअली में 9 से लेकर 12 बजना चाहिए था, बट 12 नहीं बज रहा होगा, क्या बज रहा होगा, 11 बज रहा होगा, है ना। तो ये कंसेप्ट होता है गेन और लूज का। गेन मतलब कि जो घड़ी है वो अपने करेक्ट टाइम से ज़्यादा टाइम दिखा रही है, ठीक है, वो अपने करेक्ट टाइम से ज़्यादा टाइम दिखा रही है, दैट इज कॉल्ड गेन ऑफ टाइम, ठीक है। और लूज ऑफ टाइम क्या होता है कि वो अपने करेक्ट टाइम से कम टाइम दिखा रही है, दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ टाइम, है ना। जब एक्चुअल टाइम से कम टाइम दिखाती है तो दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ टाइम, और जब एक्चुअल टाइम से ज़्यादा टाइम दिखाती है दैट इज कॉल्ड गेन ऑफ टाइम। समझ में आ गया। अब इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना होता है, एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है इन क्वेश्चंस को करने का, सारे इस टाइप के जिसमें गेन और लॉस हो रहा होता है ना, उसको करने का एक सिंपल तरीका होता है कि आप क्या करो, आप यहाँ लिखो कि इनकरेक्ट घड़ी कौन सी है, सॉरी, आप एक जगह लिखो इनकरेक्ट वॉच, ठीक है, ये इनकरेक्ट, और दूसरी जगह लिखो करेक्ट। तो 2 घड़ियां हैं हमारे पास, एक इनकरेक्ट है जो गलत टाइम दिखा रही है, और एक है जो सही टाइम दिखा रही है, जो एक्चुअल टाइम दिखा रही है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि अ वॉच गेन्स 5 seconds in 3 minutes, मतलब कि एक्चुअल में 3 मिनट हुआ होगा और ये दिखा कितना रही है, ये दिखा रही है 3 मिनट 5 सेकेंड। तो हम क्या करते हैं कि इसको एक्चुअली इसको एक ही यूनिट में बदल देते हैं, 5 सेकेंड्स को हम मिनट में बदल देते हैं। तो एक्चुअली में कितना दिखा रही होगी, 3 मिनट प्लस 5 सेकेंड, और तो 5/60 मिनट्स, है ना। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है ना। तो 5 सेकेंड हमको निकालना है, तो 1/60 मिनट्स हो गया।
तो ऐसे ही सॉरी 5/60 मिनट्स हो गया है ना। तो एक्चुअली में करेक्ट टाइम 3 मिनट हो रहा होगा, बट ये दिखा कितना रही है, ये दिखा रही है 3 + 5/60 मिनट्स। समझ में आ गया। ये प्रोसीजर आप नोट कर लो कि कैसे हम करते हैं। हम आप दो चीज़ें लिखोगे, एक लिखोगे इनकरेक्ट टाइम क्या है और एक आप लिखोगे कि करेक्ट घड़ी में टाइम कितना हो रहा है। तो जो करेक्ट वॉच है उसमें मेरा टाइम हो रहा है 3 मिनट, ठीक है। और जो इनकरेक्ट वॉच है उसमें मेरा टाइम कितना हो रहा है 3 + 5/60 मिनट्स, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि हर 3 मिनट के लिए जो इनकरेक्ट टाइम, जो हर सही 3 मिनट के लिए इनकरेक्ट वॉच कितना टाइम दिखाएगी 3 + 5/60 मिनट्स, है ना। यही मतलब तो हुआ। अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि घड़ी को हमने 7 बजे, सुबह 7 बजे सही टाइम पे मतलब रख दिया था। क्या मतलब है कि 7 AM पे, कितना 7 AM पे हमने क्या किया, घड़ी को ट्रू टाइम पे रख दिया। उसके बाद उसी सेम दिन जो घड़ी है वो दिखा रही है 4:15, मतलब 4:15। 4:15 दिखा रही है घड़ी, है ना। 4:15 घड़ी दिखा रही है उसी दिन में। तो ये पूछ रहा है कि ट्रू टाइम क्या होगा। अब ये तो घड़ी गलत टाइम दिखा रही होगी ना 4:15, क्योंकि घड़ी तो 5 सेकंड गेन कर रही है हर 3 मिनट में। तो ये क्या है, ये इनकरेक्ट टाइम हो गया, है ना। दिस इज इनकरेक्ट टाइम, CORRECT, दिस इज इनकरेक्ट टाइम। और ये पूछ रहा है कि करेक्ट टाइम क्या है। एक्चुअली में करेक्ट टाइम क्या हुआ होगा ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। हमको दिया क्या हुआ है, हमको दिया हुआ है कि इनकरेक्ट टाइम दिया हुआ है। तो मेरे को ये बताओ कि सुबह 7 बजे से शाम के 4:15 बजे तक टोटल कितने घंटे हो गए। तो आप देखोगे कि 7 से 9 हो गए आपके 2 घंटे, 9 से 3 फिर 6 घंटे, 2 6 और फिर 3 से 4:15 तक। तो ये हो गया सवा घंटा, है ना। 1 घंटा 15 मिनट। तो ये हो गया 6 2 8 1 9, 9 घंटे 15 मिनट, ठीक है। 9 आवर्स 15 मिनट्स, यही हो गया ना, यही हो गया, ठीक है। अब इन सबको हम या तो मिनट में कन्वर्ट कर दो या तो किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर दो। तो हमको ये दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है कि एक्चुअली में जो इनकरेक्ट टाइम है वो कितना है, वो है 9 घंटा 15 मिनट, ठीक है। 9 घंटा 15 मिनट। और इसके अगेंस्ट हमको करेक्ट टाइम निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन हो गया। कैसे दिखाता हूँ कैसे। इनकरेक्ट टाइम हमको दिया है, ठीक है, और करेक्ट टाइम हमको पूछ रहा है। और हमको ये मालूम है कि 3 मिनट अगर करेक्ट टाइम होता है तो इनकरेक्ट टाइम में कितना कितना मिनट दिखाता है, 3 + 5/60 मिनट्स, इतना मिनट दिखाता है, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं, इसको कर लो आप, 5 1 5 12 37/12। तो 37/12 मिनट्स दिखाता है ना, फॉर एवरी 3 मिनट्स ऑफ करेक्ट टाइम, है ना। तो 1 मिनट ऑफ, अच्छा ये हटाओ, यहाँ से नहीं करते हैं। तो 37/12 मिनट्स ऑफ इनकरेक्ट टाइम इज इक्विवेलेंट टू 3 मिनट्स ऑफ करेक्ट टाइम। समझ में आ गया। यही तो मतलब है, हर 3 मिनट जो करेक्ट टाइम है उसके लिए 37/12 मिनट्स आ रहा है इनकरेक्ट क्लॉक में, है ना। तो 1 मिनट अगर मैं इनकरेक्ट टाइम का देखूँ, इनकरेक्ट लिख दो, अगर 1 मिनट मैं इनकरेक्ट टाइम का देखूँ तो वो कितने मिनट के बराबर होगा करेक्ट टाइम के, दैट इज 3 अपॉन ये 37/12, दैट इज 37 और 12 ऊपर चला जाएगा, इतना होगा, है ना। इतने मिनट्स करेक्ट टाइम होगा, है ना। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। तो हर एक मिनट जो गलत टाइम है उसके लिए जो करेक्ट टाइम है दैट इज इतने मिनट्स। अब हमको दिया क्या हुआ है, हमको दिया हुआ है कि सुबह 7 बजे उसको हमने सही कर दिया था, उसके बाद 4:15 बजे तक जो घड़ी घड़ी है 4:15 दिखा रही है। तो एक्चुअली में करेक्ट टाइम कितना हुआ होगा, तो ये तो गलत टाइम दिखा रही होगी क्योंकि हर 3 मिनट में 5 सेकंड गेन कर रहा है ना। तो 7 बजे से हमने क्या किया, 7 बजे से जो 7 बजे से 4:15 बजे तक कितना टोटल टाइम हुआ है वो हमने निकाल लिया। कितना हुआ, 2 और 6 8 और 1 9, 9 घंटे 15 मिनट। अब इसको या तो आप कन्वर्ट कर लो मिनट्स में या फिर आवर्स में कन्वर्ट कर लो, आपकी मर्जी है। मैं मिनट प्रेफर करूँगा, मिनट में ज़्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि सारे मिनट में ही हैं यहाँ पे। तो 9 × 60 आ जाएगा इधर, है ना। 9 × 60 मिनट्स प्लस 15 मिनट और, तो ये कितना आ जाएगा, 9 6 54, 540 प्लस 15 दैट इज 555 मिनट्स, है ना। तो अगर 1 मिनट ऑफ करेक्ट इनकरेक्ट टाइम 3/37 इंटू 12 मिनट्स ऑफ करेक्ट टाइम हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 36/37 मिनट्स ऑफ करेक्ट टाइम हो रहा है। तो 555 मिनट्स जो हैं, 555 मिनट्स ऑफ इनकरेक्ट टाइम कितने करेक्ट टाइम के मिनट्स के बराबर होगा। 555 को मल्टीप्लाई कर दो, 555 इंटू 36 डिवाइड बाई 37 मिनट्स, है ना।
इतने मिनट्स के बराबर होगा। अब इसी को अगर मैं आवर्स में निकालूं तो कितना हो जाएगा, 60 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 555 इंटू 36/37, इसको पहले आप मिनट्स में निकालो, अभी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या इसमें से, पहले तो यही देखो। 555 इंटू 36/37 इस टाइप से ये आएगा। अब इसमें देखो कितना घंटे हो रहा है, बाई 60 कर देते हैं तो ये घंटे निकल आएंगे, है ना। बाई 60 कर दोगे तो घंटे निकल आएंगे क्योंकि ये मिनट्स है, तो बाई 60 से डिवाइड करेंगे तो ये घंटे निकल आएंगे। 6 यहाँ से कट गया, है ना। 2 3 6, थोड़ा सा रिलेटेबल आ रहा है। 2 5 10, फिर 5 1 1 1, 5 1 1 1 5, उसके बाद अभी देखो 37 3 से जाता है, 37 इंटू 3 कितना आता है, 7 3 21, 3 3 9 प्लस 2 11 1 1 1, है ना। 37 3 जा जाएगा ये, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 9 घंटे। मतलब जो करेक्ट टाइम है वो 9 घंटे ही हुआ होगा, बट वो 9 घंटे 15 मिनट दिखा रहा है। समझ में आ रहा है। इनकरेक्ट टाइम इज 9 घंटे 15 मिनट, बट एक्चुअली में 9 घंटे ही हुआ होगा, है ना। तो 7 बजे से लेकर 9 घंटे आप कर लो, कितना होगा, 4 बज जाएगा, है ना। 4 PM हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 4 PM। समझ में आ रहा है। मेथड समझ में आया क्या करा हमने। मेथड हमने यही करा, हमने पहले इनकरेक्ट टाइम लिख दिया, उसके बाद रेशियो एंड प्रपोर्शंस लगाया है, रेशियोज का कंसेप्ट लगाया। ये इनकरेक्ट टाइम हमने लिख दिया और ये करेक्ट टाइम लिख दिया। आपको ये दिया रहेगा, जैसे ये दिया है ना कि हर 3 मिनट के लिए 5 सेकंड गेन कर रहा है, ऐसे ही मान लो मेरा एक क्वेश्चन है कि हर 2 घंटे के लिए 1 घंटा गेन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इनकरेक्ट टाइम 3 घंटा हो जाएगा एक्चुअली में, और करेक्ट टाइम कितना एक्चुअल में होगा, 2 घंटा। तो हर 2 घंटे के लिए 1 घंटा ये गेन कर ले रहा है। इसका मतलब कि इनकरेक्ट टाइम 3 घंटा दिखाएगा और करेक्ट टाइम 2 घंटा होगा। तो हर 3 घंटे के लिए 2 घंटा दिखा रहा है, मतलब हर घंटा इनकरेक्ट टाइम का किसके बराबर है, 2/3 घंटे के बराबर है करेक्ट टाइम के। ऐसे ही आपको जितना दिया हो उसको मल्टीप्लाई करके ये निकाल लो कि कितना एक्चुअली में घंटा हुआ होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब ये एक गेन पे क्वेश्चन देख लिया, अब हम लूज पर डे पे देख लेते हैं कि अगर मान लो जो वॉच है वो क्या कर रही है, वो टाइम को खराब कर रही है, मतलब लूज कर रही है। जैसे मैंने बताया ना कि हर 2 घंटे के लिए अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा जा रहा है, 1 घंटा एक्स्ट्रा गेन करिए, इसका मतलब कि 3 घंटा हो चुका है। ऐसे ही अगर हर 3 घंटे के लिए 1 घंटा लूज करिए तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली में 2 घंटा ही हुआ है ना। मतलब लूज कर रही है, मतलब कि एक्चुअली में करेक्ट टाइम वॉज 3 घंटा, बट वो दिखा के आ रही है 2 घंटा, तो 2 घंटा इज इनकरेक्ट टाइम, है ना। तो पहले ये क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मच डज अ वॉच लूज पर डे इफ इट्स हैंड्स कोइंसाइड एवरी 64 मिनट्स। अच्छा, इफ इट्स हैंड्स कोइंसाइड एवरी 64 मिनट्स, तो मैं आपको इसके पहले एक कंसेप्ट बता देता हूँ। और वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट है, उसके बिना भी हो जाएगा वैसे, बट रिलेटिव वेलोसिटी का मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है ना, उसी से ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा कंसेप्ट देखेंगे। चलो पहले रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्वेश्चन से ही इसको करते हैं, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि मिनट जो हैंड है, दो हैंड हमारे लिए होते हैं इंपॉर्टेंट, दैट इज आवर हैंड एंड मिनट हैंड। ठीक है, ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है। ठीक है, तो अब जो मिनट हैंड है, ठीक है, हमको पता है कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री घूम जाता है, 6 डिग्री घूम जाता है। यही तो देखा था हमने कि वो पूरा पूरा जो 60 मिनट होता है, पूरा चक्कर जब लगाता है 60 मिनट्स का, तो उसमें 360 डिग्री घूमता है। तो 1 मिनट में 60 डिग्री घूमता है, ये मिनट घूमता है। और आवर हैंड 1 मिनट में कितना घूमती है, 0.5 डिग्रीज घूमती है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करो, जब आवर और मिनट घूमने की बात हो रही है, ओवरलैपिंग की बात हो रही है ना, यहाँ पे कोइंसाइड करते हैं, तो हम इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप इसका रिलेटिव वेलोसिटी ले लो। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब कि एक को रेस्ट पे मान लो और दूसरे को चलाते रहो। तो आवर हैंड को हमने रेस्ट पे मान लिया और मिनट हैंड को हम मूव करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो अगर आवर हैंड को मैं रेस्ट पे ले लूँगा तो क्या होगा, इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 1 मिनट में 5.5 डिग्रीज, है ना। 1 मिनट 5.5 डिग्रीज, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो हम उल्टा लगा के इसको माइनस करेंगे। 6 माइनस 0.5 दैट इज 1 मिनट में 5.5 डिग्री घूम रहा है ना। अब ओवरलैप करने के लिए क्या होगा, इसको पूरा सर्कल घूमना पड़ेगा फिर से, है ना। यहाँ से अगर चलिए तो ओवरलैपिंग करने के लिए इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा घूमना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं कि पूरा जब घूमेगा ये तो कितना एक्चुअली में मिनट कवर होगा, है ना। तो मिनट एंड को क्या करना है, अभी 1 मिनट में वो कितना डिग्री घूम रही है, 5.5 डिग्री घूम रही है। तो 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी, 1 डिग्री घूमेगी 1/5.5 मिनट्स में। और वही चीज़ वो 360 डिग्री, मतलब पूरा घूमना है ना मिनट हैंड को, तभी तो कोइंसाइड करेंगे। आवर को हमने रेस्ट पे मान लिया, अब ये मिनट हैंड को हम घुमा रहे हैं।
360 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री में कितना मिनट घूम जाएगी, 360 बाय 5.5 दैट इज इक्वल टू 3600 डिवाइड बाय 55, इतने मिनट्स घूमेगी। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये आएगा आपका कितना, ये आएगा 511 है ना, 5 7 जा 35, 5 720 बाई 11 मिनट्स, इतना आएगा 720 बाई 11 मिनट्स। ये अगर आप देखोगे डिवीजन वाइज 11 6 जा 66, 11 5 जा, ये 65 मिनट्स के आसपास आ रहा है, जो कि इससे ज़्यादा है ना, 64 मिनट से ज़्यादा है, करेक्ट। तो इसका क्या मतलब है कि एक्चुअली में जो टाइम है, एक्चुअली में जो टाइम है वो 65 मिनट्स हुआ है, या 65 मिनट्स पॉइंट समथिंग हुआ है जो यहाँ से आएगा, बट ये दिखा कितना रही है 64 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पे तो ये कोइंसाइड कितने मिनट में कर रही है 64 मिनट्स में, बट हमने ये जो निकाला ये तो एक्चुअल सिनेरियो निकाला ना, ये तो एक्चुअल घड़ी से निकाला है, तो एक्चुअली में जो घड़ी है वो 65 पॉइंट समथिंग मिनट्स में कोइंसाइड करेगी, दोनों जो ये आवर हैंड और मिनट हैंड है वो 65 मिनट्स पॉइंट समथिंग में दोबारा कोइंसाइड करेगी, बट अभी कितने में कर रही है, अभी 64 मिनट्स में कर रही है। इसका मतलब टाइम लूज हो रहा है ना, टाइम लूज हो रहा है, करेक्ट। अब कितना लूज हो रहा है, तो एक्चुअली में उसको कितना कवर करना था, 720 बाई 11 मिनट्स। तो अब देखो हर घंटे में नहीं बोलूंगा मैं, हर 64 मिनट्स में 720 बाई 11 मिनट्स लगना था उसको कोइंसाइड करने में, बट लग कितना रहा है, लग रहा है 64 मिनट्स। तो कितना लूज हुआ टाइम, लूज कितना हुआ टाइम, एक्चुअली में इतना होना था बट हो इतना रहा है ना, और ये कितना हो रहा है हर 64 मिनट्स में। एक्चुअली जो अभी कंडीशन है, एक्चुअली में अभी जो क्लॉक की कंडीशन है वो क्या है कि क्लॉक तो हर 64 मिनट में कोइंसाइड कर रही है ना। तो अगर मैं बोलूं कि हर 64 मिनट्स में कितना टाइम एक्चुअली में लूज हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि एक्चुअली में होना था 720 बाई 11 मिनट्स है ना, बट हुआ कितना है 64 मिनट्स। समझ में आ रहा है ना, हर 64 मिनट्स में वो कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, एक्चुअली में कोइंसाइड करनी चाहिए थी 720 बाई 11 मिनट्स में, बट हर 64 मिनट्स में अब वो कोइंसाइड कर रही है 720 बाई 11 मिनट्स में, मतलब सॉरी, हर एक्चुअली में कोइंसाइड करनी चाहिए थी वो 720 बाई 11 मिनट्स में, बट अभी कर रही है 64 मिनट्स में। तो लॉस ऑफ टाइम कितना हुआ, 720 बाई 11 मिनट्स माइनस 64, यही डिफरेंस जो आएगा वही तो लॉस ऑफ टाइम है ना। तो हर 64 मिनट्स में लॉस ऑफ टाइम कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। इसको अब हम करेंगे सॉल्व, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 64 इंटू 11 64 4 6 प्लस 4 10 704 है ना। तो 720 माइनस 704 डिवाइड बाई 11, इतना हो जाएगा लॉस ऑफ टाइम, दैट इज हाउ मच 16 बाई 11। तो हर 64 मिनट में ये घड़ी जो है वो 64 बाई 11 मिनट्स लूज कर रही है। समझ में आ रहा है, हर कितने मिनट में, 64 मिनट में। अब इसमें क्या पूछ रहा है, हाउ मच डज अ वॉच लूज पर डे, एक दिन में कितना लूज करेगी ये पूछ रहा है। तो हमको तो एक दिन के हिसाब से निकालना है, तो 64 मिनट्स के हिसाब से आया ये तो एक मिनट में कितना लूज करेगी, 16 बाई 11 इंटू 64 नीचे आएगा, आ जाएगा, इतने मिनट लूज करेगी है ना, इतने मिनट लूज करेगी। और वहीं पूरे दिन में कितने मिनट्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और इंटू 60 मिनट्स होते हैं। तो इतने घंटे में कितना लूज करेगी, 16 बाई 11 इंटू 64 इंटू 24 इंटू 60, इतने मिनट लूज करेगी पूरे दिन में। इसको अब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 16 बाई 11 इंटू 24 इंटू 60 बाई 64, इसको कर लो कैलकुलेट, इसको करते हैं कैलकुलेट, 16 बाई 11 इंटू 64 इंटू 24 इंटू 60 है ना, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 8 2 ज़ा 16, 8 8 ज़ा 64, अच्छा 16 16 4 ज़ा 64 होता है, 4 15 ज़ा चला जाएगा इधर है ना। अब देखो यहाँ पे 11 आ रहा है ना, और दो ऑप्शन में 11 है, पहला और दूसरा। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि ये कितना आ जाएगा, 6 प्लस 5 यहाँ होता है 11 है ना, तो 24 इंटू 15 करो सीधा सीधा, 24 इंटू 15 कितना आएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12। ठीक है, फिर यहाँ से 24 आ जाएगा, 360 बाई 11, लगभग कितना आएगा, यही आ रहा है ना कि कुछ और आ रहा है, 15 4 15 11। ठीक है, तो 360 बाई 11 कितना आ जाएगा, 33, 30 आ गया, 11 2 ज़ा 22, तो 32 पॉइंट ही आएगा समथिंग ना,
80, फिर 11 7 था 32.7 लगभग लगभग आएगा ये। हाँ तो ये आ गया ना, ये ऑप्शन आ गया ना, ए आ गया। 32 8/11 दैट इज़ ये 360/11 ही आएगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 32 मिनट्स 8/11, 32 8/11 मिनट्स, है ना। समझ में आ गया, 32.7 मिनट्स आ जाएगा। इतना ये जो घड़ी है पूरे दिन में लूज़ करेगी। समझ में आ गया क्या किया हमने इसमें, है ना। हर 64 मिनट्स में हमने ये निकाल लिया कि लॉस ऑफ टाइम कितना हो रहा है ना। हर 64 मिनट्स में लॉस ऑफ टाइम कितना होगा, जो एक्चुअली में हुआ होगा -64 मिनट्स, है ना। एक्चुअली में 720/11 हुआ था, बट ये घड़ी कितना दिखा रही है 64 मिनट्स, तो हमने वो माइनस कर दिया, ठीक है। तो लॉस ऑफ टाइम निकल गया हमारा। अब अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एट वॉट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। ये सेम क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है अलग लैंग्वेज से। उसमें पूछा था कि कब जो है वो 7 से 7:05 के बीच में सेम होगा, 7:05 से 7:10 के बीच में कोइंसाइड करेगा, ये आवर और मिनट एंड। ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, यही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन, सेम है, मतलब क्वेश्चन भी सेम ही है। तो अब इसको करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ ये घड़ी के बारे में। वो ये है कि ये जो घड़ी है ना, वो 12 पार्ट में डिवाइडेड होती है, ठीक है। और ये पूरा जो एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री, एक पॉइंट के अक्रॉस 360 डिग्री एंगल होता है। तो ये हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो एक पार्ट है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट है ना, दोनों के बीच में 12 से 1 के बीच में या फिर 1 से 2 के बीच में, ये कितना डिग्रीज है। तो ये कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल है। 360 डिग्री का है, ठीक है, 360 डिग्री का है और 12 से डिवाइड कर दोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 12 पार्ट्स हैं। तो हर एक पार्ट जो है वो कितने डिग्रीज है, 30 डिग्री है। मतलब कि यहाँ से लेकर, या नीचे देख लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है 30 डिग्री, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 30 डिग्री, ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 30 डिग्री। समझ में आ रहा है, ये सारा कितना है, ये सारा 30 डिग्रीज है। समझ में आ गया। ये बस एक कंसेप्ट आपको इसमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपको कंसेप्ट पता है तो लेट्स ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन कि क्या बोल रहा है। अच्छा, एक बात मैं और बता देता हूँ कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें ये पूछता है कि भाई स्ट्रेट लाइन में कब आ रहे हैं इसके बीच में, तो हमेशा आप मैथमेटिक्स मत किया करो। आप घड़ी पहन के जाते हो, है ना, नहीं अगर आ रहा है, और इनफैक्ट उससे जल्दी हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। अगर आप घड़ी पहन के गए हो, है ना, अब घड़ी में ही सुई को इधर उधर करके देख लो, क्योंकि वॉल क्लॉक तो लगी रहती है, बाद में आप टाइम सेट कर सकते हो, है ना। तो घड़ी जो है आपकी, उसी में ही ऐसे करके देख लिया करो कि यार 7 और 8 के बीच में कब एकदम से सीधे सीधे आ रहा है, तो वैसे ही आंसर आ जाएगा आपका, है ना। इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। बट सिंस हम यहाँ मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो वील फोकस ऑन दिस, है ना। बट मैंने आप समझ रहे हो ना कि कैसे क्वेश्चन करने रहते हैं। सिर्फ मतलब मैथ्स लगा के ही सिर्फ क्वेश्चन नहीं करने, आपको कॉमन सेंस भी चाहिए, है ना। जो जिस टाइप से आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाए उस टाइप से करो। और ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि यार मैंने ऐसे घड़ी से कर लिया तो लोग मेरे को जज करेंगे, कोई जज नहीं करेगा। आपने क्वेश्चन सही किया ना, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। कोई सॉल्व करके गलत करके आया ना तो वो उससे बड़ा बेवकूफ़ है ना। अगर आप इजीली घड़ी से कर सकते थे वो, तो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बट हम अभी करते हैं इसको, ठीक है। तो हम इसी घड़ी में देख लेते हैं एक बार। इस घड़ी में थोड़ा हम डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद वील प्रोसीड फर्दर। तो क्या बोल रहे हैं कि एट वॉट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock, तो 7 यहाँ बजता है, ठीक है, ये 7 बज रहा है और ये 8 बज रहा है ना। तो 7 और 8 के बीच में कब ऐसा होगा कि ये जो आवर एंड है ये वाली और ये जो मिनट एंड है ये वाली, ये साथ में कोइंसाइड करेंगी, ठीक है। तो हमको पता है जब 6 बज रहा होता है ना, जब 6 बज रहा होता है इधर, जब ऐसे 6 बज रहा होता है ना, तो क्या होता है, ये सारी दोनों स्ट्रेट लाइन में होती हैं, है ना। 6 बजे दोनों स्ट्रेट लाइन में होती हैं, ऐसे होता है ना, पूरी स्ट्रेट लाइन में होती हैं। तो ये कितना डिग्री हो रहा होता है, पूरा 180 डिग्री हो रहा होता है ना, पूरी स्ट्रेट लाइन में होती है। और जब 7 बज रहा होता है, जब 7 बज रहा होता है तब क्या होता है, ऐसे होती है ना घड़ी, इधर ऐसे हो रही होती है ना। यही तो था ना, ऐसे हो रही होती है। तो मेरे को ये बात बताओ कि जब 7 बज रहा होता है तो ये 7 पे होती है और ये 12 पे होती है मिनट हैंड। तो ये जो मिनट और इसके बीच में एंगल है ये कितना है, ये कितना होगा। आप बोलोगे अच्छा ये पूरा जो है वो 180 है और ये 30 डिग्री है, तो 180 माइनस 30 दैट इज 150 डिग्री है ये, है ना, ये 150 डिग्री है। और अगर इसको 7 और 8 के बीच में अब ये मिनट हैंड और इसको एकदम सीधे आना है, जैसे मान लो इधर आना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 30 डिग्री और ट्रैवल करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि आवर हैंड रेस्ट पे रहे। बट ऐसा तो होता नहीं है, आवर हैंड भी मूव कर रहा होता है साथ में और मिनट हैंड भी मूव कर रहा होता है ना। अगर आवर हैंड मूव नहीं कर रहा होता
सिर्फ मिनट हैंड मूव कर रहा होता तो ये अगले 30 डिग्री में साथ में आ जाते, मतलब समझ में आ रहा है। बट आवर हैंड भी तो मूव करेगा ना, तो अब इसमें फिर से क्या कंसेप्ट आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे लगाएंगे कि आवर हैंड भी मूव कर रहा है हमको पता है और मिनट हैंड भी मूव कर रहा है, बट हम क्या करेंगे, आवर हैंड को रेस्ट पे मान लेंगे और फिर मिनट हैंड को उल्टा करके उसकी वेलोसिटी दे देंगे। तो हमको पता है ये बात कि अगर हम उल्टा करके देते हैं तो 1 मिनट में ये जो मिनट हैंड है ये 5.5 डिग्रीज कवर करती है ना। 1 मिनट में ये मिनट हैंड कितना कवर करती है, 5.5 डिग्री कवर करती है। अब इसको 180 डिग्री बनाने के लिए कितना कवर करना है, 30 डिग्री कवर करना है, समझ में आ रहा है ना। 180 डिग्री बनाने के लिए इसको 30 डिग्री और कवर करना है, तो 1 डिग्री कितने मिनट में कवर करेगा, 1/5.5, और 30 कितने में करेगा, इंटू 30। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना क्या किया। देखो इधर था ये ऐसे था, ठीक है, 7 इधर बज रहा था, ठीक है, इधर 7 बज रहा था, ऐसे मैं बना देता हूँ और ऐसे ये मिनट हैंड बना देता हूँ मैं, ठीक है, इस टाइप से हो रहा था, ठीक है। ये 150 डिग्री था पूरा, ठीक है, दिस वॉज 150 डिग्री। और अगर इस मिनट हैंड को इसके साथ में आना है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इतना 30 डिग्री कवर करना पड़ेगा, ठीक है, इसको 30 डिग्री कवर करना पड़ेगा। अब उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने आवर हैंड को रेस्ट पे मान लिया, क्योंकि सिंस आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों मूव कर रहे होंगे तो हमने इसको रेस्ट पे मान लिया, और इसकी वेलोसिटी, और सिंस दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, इसकी वेलोसिटी हमने इसको पलट के दे दी। जो ये 0.5 डिग्री से मूव कर रहा था और ये 6 डिग्री से मूव कर रहा था, इसको हमने पलट के दे दी, तो ये नेट जो स्पीड है वो कितनी हो गई, 1 मिनट में 5.5 डिग्रीज। अब 1 डिग्री में ये मिनट हैंड कितना कवर करेगी, 1/5 मिनट्स कवर करेगी, और ऐसे ही 30 डिग्री में कितना मिनट हो जाएगा, 30 डिवाइड बाय 5.5, तो ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 55, इतने मिनट्स हो जाएंगे, ठीक है, इतने मिनट्स हो जाएंगे 30 डिग्री कवर करने में, ठीक है। तो 7 बज रहा था, ठीक है, 7 बज रहा था, अब 7 के बाद इतने मिनट्स और हो जाएंगे, तब जाके ये दोनों स्ट्रेट लाइन में आएंगे। तो ये कितना है, ये आप निकाल लो, 300/55 कितना होता है, 511 जा 60, 60/11, 60/11 इसमें देखो किस में आ रहा है, 60/11 इसमें आएगा, 5 इंटू 11 55, 55 प्लस 5 60, 60/11, तो 60/11 मिनट्स जब पास्ट 7 हो जाएगा तब जाके ये लोग फिर से कोइंसाइड करेंगे। समझ में आ रहा है, इसी टाइप से ये क्वेश्चन करना है, एंड दिस इज अ यूपीएससी क्वेश्चन ओनली, करेक्ट, समझ में आया। चलो अब ऐसा करते हैं, ये बाकी क्वेश्चंस ना अगले लेक्चर्स में करते हैं, क्योंकि फिर ये लेक्चर हो जाएगा लंबा, 1 घंटे के ऊपर वैसे ही हो चुका है, तो अगले लेक्चर में करते हैं। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू आर लविंग आवर वर्क प्लीज़ लीव अस अ रिव्यू ऑन गूगल। थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।